स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर में आज का ये 6th लेक्चर है। वैसे तो अभी हमें लेक्चर लेना था बच्चों न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन बच्चों उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज फैक्टराइजेशन के सिवाय, ठीक है ना, बिना फैक्टराइजेशन के सिवाय आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। अगर जीरोस ही ऑब्टेन नहीं कर पाओगे तो फिर उसमें जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में आप रिलेशंस भी वेरीफाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंस देने जा रहा हूं कि हाउ टू टेक आउट द फैक्टर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस टॉपिक को। तो इसीलिए बच्चों आज मैंने अपने लेक्चर का टॉपिक चॉइस किया है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब बच्चों, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर सपोज अल्फा और बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक polynomial, then you can write that polynomial in the form of alpha and beta as x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta। मतलब कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 p ऑफ x इज इक्वल टू, तो इस पॉलिनोमियल में ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा होना चाहिए, और ये जो 6 दिख रहा है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x जो दिख रहा है आपको, ये सम ऑफ अल्फा एंड बीटा होना चाहिए। माने आप इस मिडिल टर्म को सम ऑफ अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हो। इसीलिए इस टॉपिक का हेडिंग हमने दिया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो अल्फा और बीटा जो इस पॉलिनोमियल में चुपके बैठे हुए हैं, वो चुपके कहां बैठे हैं? एक तो यहां बैठे हैं। यहां कैसे छुपे हुए हैं? वो यहां प्रोडक्ट की फॉर्म में छुपे हुए हैं। और यहां कैसे चुपके बैठे हुए हैं? वो यहां वो सम की फॉर्म में चुपके बैठे हुए हैं। तो इस मिडिल टर्म को कहा जाता है सम वाला टर्म, और इस कांस्टेंट टर्म को कहा जाता है प्रोडक्ट वाला टर्म। अगर हम यहां इस पॉलिनोमियल में ऐसे दो नंबर्स ढूंढ पाए कि जिनका प्रोडक्ट 5 है और जिनका सम 6 है, वही दो नंबर्स कि ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 5 है और सम 6 है, तो मुझे अल्फा और बीटा मिल सकता है, ठीक है। या फिर मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स मिल सकते हैं, और फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करके मुझे, या फिर फैक्टर्स को जीरो के साथ इक्वेट करके मुझे इस पॉलिनोमियल के जीरोस मिल सकते हैं। तो जीरोस ऑब्टेन करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किस तरीके से किया जा सकता है, ये मेथड हमें प्रॉपरली आना जरूरी होता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसे समझने के लिए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेंगे, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में मैं बच्चों कुछ पॉलिनोमियल्स ले रहा हूं जो अभी अभी मैंने यहां पे लिया था। सपोज वो मैं पहला पॉलिनोमियल ले लेता हूं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। सेकंड वाला बच्चों यहां ले लेता हूं मैं, सपोज p ऑफ x इज टेकन इज इक्वल टू x स्क्वायर, सपोज ले लिया मैंने -5x चाहिए था प्लस 6। ऐसे दो जगह में दो अलग अलग पॉलिनोमियल्स लिया हूं। इसमें एक डिफरेंस है बच्चों, एक सिमिलैरिटी भी है, एक डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी क्या है वो पहले देख लेते हैं। यहाँ कांस्टेंट टर्म +5 है, माने कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म +6 है, माने यहां पर भी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव दिख रहा है। ओके, अब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव कब रहेगा? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है? प्रोडक्ट वाला टर्म होता है। जो दो नंबर्स आप चॉइस करने वाले हो, उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट वाला टर्म कांस्टेंट टर्म होता है। अब यहां दोनों जगह कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट का, दो नंबर्स के प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव कब आएगा? कब आएगा बच्चों प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव?
अगर वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो तब, क्योंकि आप जानते हो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। एक तो केस ये हो गया, या फिर वो दोनों के दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव हो तब भी आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। माने जो दो नंबर्स आप चॉइस करोगे, जब भी प्रोडक्ट टर्म पॉजिटिव है तो वो दोनों नंबर्स क्या रहने चाहिए, ऑफ द सेम साइन रहने चाहिए। ये रूल याद रखना बच्चों। Whenever the product term of a quadratic polynomial is positive, then those numbers which you are going to choose, ठीक है ना, जो आप दो नंबर्स चॉइस करना चाहते हो उन दोनों नंबर्स के साइन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दोनों एक तो पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों फिर नेगेटिव हो सकते हैं। अब दोनों के साइंस रहेंगे क्या, ये सोचने के लिए आपको देखना है मिडल नंबर का साइन। अगर कोई भी शेल्ड ऑफ एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे। अगर कोई भी शेल्ड ऑफ एक्स यहाँ पे नेगेटिव है तो दोनों नंबर्स फिर नेगेटिव रहेंगे। तो रिपीट कर रहा हूं बच्चों, प्रोडक्ट टर्म पॉजिटिव, बोथ द नंबर्स विल हैव सेम साइन। प्रोडक्ट टर्म पॉजिटिव, बोथ द नंबर्स विल हैव सेम साइन। मिडल टर्म पॉजिटिव, both the numbers will have plus sign. Middle term is negative, both the number will have minus sign. यहां पे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट टर्म चेक करने की है, तब डिसाइड करने की है कि दोनों के साइन सेम रहेंगे या डिफरेंट। बाद में आपको मिडल टर्म का साइन देखना है, पहले मिडल टर्म का साइन बच्चों बिल्कुल भी मत ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। यहां प्रोडक्ट टर्म बच्चों 5 है। आप जानते हो कि 5 1 जा 5 और 5 और 1 का आंसर आप 6 ला सकते हो। तो वो दो नंबर्स हो गए, एक हो गया 1 और दूसरा हो गया 5। अब यहाँ पे दोनों के साइन सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट टर्म पॉजिटिव है। अब दोनों के साइन क्या रहेंगे वो डिसाइड करने के लिए मिडल टर्म का साइन देखो। मिडल टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है तो बोथ विल पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 5x, यहां देखो बच्चों 6x इस तरीके से स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, ठीक है। एक 1x और दूसरा पार्ट है 5x, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। प्लस 5 एज इट इज लिखना है आपको। अब आगे क्या करना है, आगे इन दोनों का एक ग्रुप करना है और इन दोनों का एक ग्रुप करना है। पहले दो के ग्रुप में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, x यहाँ पे भी दिख रहा है, x यहाँ पे भी दिख रहा है। x आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा एक x, क्योंकि x स्क्वायर था और यहाँ x निकल गया तो 1 बच गया। यहाँ 5x प्लस 5 है, दोनों जगह मुझे 5 कॉमन दिख रहा है तो प्लस 5 आई हैव टू टेक कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ इस 5 की जगह बचेगा 1। अब यहां पर भी x प्लस 1 है बच्चों और यहां पर भी x प्लस 1 है। आई कैन टेक आउट x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ x प्लस 1 तो निकल गया तो क्या बचा x प्लस, यहाँ 5 था और x प्लस 1 था, उसमें से x प्लस 1 तो निकल गया, क्या बचा 5, और जो निकल गया था x प्लस 1 उसे ब्रैकेट के बाहर हमने लिख लिए। तो इस तरीके से बच्चों ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फर्स्ट वन गिवन था ये फैक्टराइज हुआ। एक बार फैक्टराइज होने के बाद में अब आप इजीली इसके जीरोस ऑब्टेन कर सकते हो p ऑफ x को 0 के साथ इक्वेट करके। ये तो हम बाद में देखने ही वाले हैं। चलो अभी कॉन्सेंट्रेट करना है हमें फैक्टराइजेशन पे। इस दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। यहां वो दो नंबर्स कौन से होंगे, 2 और 3। अब आप बोलोगे सर 6 और 1 भी तो हो सकता है, ठीक है। तो 6 और 1 होगा बच्चों, तो 6 और 1 का आंसर 5 लाने के लिए, 6 और 1 का आंसर 5 लाने के लिए एक का साइन मुझे प्लस देना पड़ेगा और एक का साइन माइनस देना पड़ेगा, तब जाके सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से आंसर इसका 5 आएगा, एडिशन से नहीं। तो लेकिन यहां प्रोडक्ट टर्म पॉजिटिव है, प्रोडक्ट टर्म पॉजिटिव है तो हमारे ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है, दोनों नंबर्स जो आपने चॉइस किया दोनों के साइन सेम रहने चाहिए। अब 6 और 1 लूंगा बच्चों में, दोनों के साइन सेम लूंगा तो एक तो आंसर 7 आएगा या -7 आएगा, कभी भी आंसर 5 या -5 नहीं आएगा। तो फिर वो दो नंबर्स मुझे चॉइस करना पड़ेगा 2 और 3।
ठीक है, प्रोडक्ट टर्म पॉजिटिव है तो 2 और 3 दोनों के साइन सेम रहेंगे। ठीक है, अब मिडल टर्म नेगेटिव है तो दोनों के साइन नेगेटिव रहेंगे। देखो बच्चों -2 -3 आंसर शॉल कम -5। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि वो दो नंबर्स कौन से होने चाहिए। तो ये वो दो नंबर्स यहाँ पे कौन से है, -2 और -3। तो नाउ आई कैन राइट दिस एज x² -2x -3x। देखो बच्चों -5x को इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्प्लिट करा दिया, +6 एज इट इज लिखना है। अब तो बाकी पिक्चर पूरा सेम है जैसे यहाँ पे आपने देखा था। इन दोनों को ग्रुप करो, इन दोनों को ग्रुप करो, इन दोनों में कॉमन मुझे x दिख रहा है तो x जब मैं कॉमन निकालूंगा तो x × x -2 आ जाएगा। यहां आपको बच्चों ध्यान देना है, यहां -3 कॉमन निकलेगा। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। -3 अगर कॉमन निकालूंगा तो यहां बचा x, यहां प्लस की प्लेस पे अब माइनस बचेगा और 6 की प्लेस पे 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि -3 × -2 करोगे तब जाके +6 आएगा। तो यहां बच्चों ध्यान रहे, जब भी नेगेटिव नंबर आप कॉमन निकालते हो तब मैक्सिमम बच्चों के हाथ से मिस्टेक्स होते हुए मैं देखा हूं। हजारों पेपर्स बच्चों में चेक किया हूं, जब भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में 10th स्टैंडर्ड का बच्चा पेपर सॉल्व करता है तो एग्जाम की टेंशन में वो यहाँ पे साइन में जरूर गड़बड़ करता है। तो यहाँ आपको अलर्ट रहना है। अब दोनों जगह x -2 दिख रहा है। नाउ आई कैन टेक आउट x -2 कॉमन, तो x -3 × x -2। इस तरीके से बच्चों ये सेकंड पॉलिनोमियल भी फैक्टराइज हो चुका। अब यहां ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने लिए थे, इन दोनों एग्जांपल्स में मैंने कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव लिया था। अब दो और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें बच्चों हम कांस्टेंट टर्म नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो उसमें अभी मेरा थर्ड एग्जांपल है। तो थर्ड एग्जांपल है x² p ऑफ x ले लेते हैं, x² +5x -6। ठीक है, एक एग्जांपल ये ले लिया हूं। चलो फोर्थ वन और एक ले लेते हैं, p ऑफ x = x² -2x -8। इन दोनों एग्जांपल्स में अब बच्चों में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव लिया। कांस्टेंट टर्म मैंने क्या बोला था कि प्रोडक्ट वाला टर्म होता है। प्रोडक्ट वाला टर्म नेगेटिव कब आएगा? दो नंबर्स का प्रोडक्ट बच्चों नेगेटिव कब आएगा? जब दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। माने यहां पे आपको रूल क्या समझ में आ रहा होगा कि जो दो नंबर्स आप चॉइस करोगे उन दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट रहेंगे। एक पॉजिटिव रहेगा तो एक नेगेटिव रहेगा। अब प्रॉब्लम यह है, आप पूछोगे कि सर कौन सा नेगेटिव रहेगा और कौन सा पॉजिटिव रहेगा, तो उसके लिए हेल्प लो आप इस मिडल नंबर के साइन की, माने x के कोएफिशिएंट के साइन की। अगर x का कोएफिशिएंट का साइन, x के कोएफिशिएंट का साइन अगर प्लस है तो बड़ा नंबर, उन दो नंबर्स में से जो भी बड़ा होगा बच्चों उसको प्लस साइन दो और छोटे नंबर को माइनस साइन दे दो। तो देखते हैं यहां कैसे होगा। यहां बच्चों 6 × 6 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 6 × 6 तो 6 बड़ा है, 1 छोटा है, तो बड़े नंबर को साइन कौन सा दोगे आप? प्लस, और छोटे नंबर को साइन कौन सा दोगे? माइनस। देखो आप +6 × -1 जब करोगे तो आंसर शैल कम -6, प्रोडक्ट इज कमिंग -6। और आप +6 + -1 करोगे, दोनों का सम अगर करोगे तो आंसर शैल कम +5। ओके, इसीलिए मैंने बड़े नंबर का साइन क्या दे दिया? प्लस, क्योंकि सम जब भी करते हैं हम तब बड़े नंबर का साइन उस सम के आंसर को हम देते हैं। तो यहाँ पे कैसे स्प्लिट होगा ये? x² +6x -1x। ये देखो इस 5x को मैंने ऐसे दो जगह बांट दिया, दैट इज मैंने स्प्लिट कर दिया। -6 एज इट इज लिखना है। ओके, अब तो वही प्रोसेस है बच्चों जो अभी तक हम फॉलो करते आए। पहले दो का ग्रुप, दूसरे दो का ग्रुप, पहले दो में कॉमन दिख रहा है x, कॉमन x निकल गया तो x +6, दूसरे दो में कॉमन दिख रहा है -1, देन x +6। यहां सिर्फ आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, x +6 दोनों जगह दिख रहा है, x +6 की टेकन कॉमन,
देन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6। तो ये भी पॉलिनोमियल बच्चों इस तरीके से फैक्टराइज हो चुका। वहां देखते हैं, वहां भी सेम सिचुएशन है, जैसे यहां पे -6 था प्रोडक्ट वाला टर्म, नेगेटिव था, वैसे ही यहां पे भी प्रोडक्ट वाला टर्म नेगेटिव है। फिर से वही थ्योरी, प्रोडक्ट वाला टर्म नेगेटिव कब रहेगा, जब उन दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट रहेंगे। माने जो भी दो नंबर्स आप चॉइस करोगे उसमें से एक पॉजिटिव रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा। अब कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव रहेगा, डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x के कोएफिशिएंट का साइन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ बड़े नंबर को आप नेगेटिव साइन दोगे और छोटे नंबर को आप पॉजिटिव साइन दोगे। अब रह गया फैक्टराइजेशन। अब 8 में 4 2 8, 4 और 2 का आंसर 2 आ सकता है ना, ये वाला 2। तो फिर यहाँ पे इसे मैं फैक्टराइज कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर, बड़े नंबर को साइन देना है मुझे माइनस नेगेटिव साइन और छोटे नंबर को साइन देना है पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये -2x स्प्लिट हो गया। देखो बच्चों, -4x प्लस 2x, आंसर शॉल कम -2x। इस तरीके से वो -2x स्प्लिट हो गया। तो यहाँ अब बाकी की चीजें सेम है, पहले दो का ग्रुप, दूसरे दो का ग्रुप। पहले दो के ग्रुप में से x कॉमन निकल रहा है, x माइनस 4, दूसरे दो के ग्रुप में से 2 कॉमन निकल रहा है, x माइनस 4। अब x माइनस 4 यहां पर भी है, x माइनस 4 यहां पर भी है, x माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस 2 इंटू दूसरा फैक्टर बन रहा है इसका x माइनस 4। तो इस तरीके से यहां पर भी p ऑफ x फैक्टराइज हो चुका हमारा। तो बच्चों चारों एग्जांपल्स माने 4 पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब एक पांचवा एग्जांपल हमें डिस्कस करना है। उस पांचवे एग्जांपल में क्या नई चीज होगी वो पहले समझने के लिए इन क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन थी। जो चारों क्वेश्चंस मैंने लिया था बच्चों, इन चारों क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट था, इसके पहले दो लिया हूं वहां पे भी और इन दोनों में भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था। अगर सपोज किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल लेके देखते हैं और फिर देखते हैं कि उसका फैक्टराइजेशन कैसे होना चाहिए। तो फिर एक पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज p ऑफ x इज टेकन 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, तो कुछ डरने की बात नहीं है। वो 4 बेसिक एग्जांपल्स हमने अच्छे से समझ लिए, बस उन्हीं रूल्स को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ एक छोटी सी चीज हमें एडिशन में करना है, कौन सी, 9 से इस -2 को मल्टीप्लाइड करो। ठीक है, 9 इंटू -2 -18, और इस -18 को बच्चों आप मन में अज्यूम करो, लिखना नहीं है आपको। ठीक है, रफ में अज्यूम करो, माइंड में रखो। अब ऐसे समझो कि आपका प्रोडक्ट वाला टर्म क्या है, -18। प्रोडक्ट वाला टर्म नेगेटिव है, माने आप जो दो नंबर चॉइस करोगे उनका प्रोडक्ट -18 आना चाहिए। और -18 कब आएगा, जब उन दोनों नंबर्स का साइन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो वो दो नंबर्स पहले देख लेते हैं। 6 3 क्योंकि 6 और 3 का आंसर 3 आ सकता है। ठीक है ना, 6 माइनस 3 3 हो सकता है। तो वो दो नंबर्स, एक हो गया 6 और एक हो गया 3। और आपको पता है कि प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव है तो दोनों के साइन डिफरेंट रहेंगे, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। तो चलो मिडल नंबर की हेल्प ले लो। कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ नेगेटिव है तो बड़ा नंबर विल नेगेटिव, छोटा नंबर विल बिकम पॉजिटिव। इतना बच्चों ये सिंपल है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा फिर, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x। देखो बच्चों, मैंने -6x लिखा हो, बड़े नंबर को नेगेटिव साइन दिया हो और छोटे नंबर को पॉजिटिव। और यहां लिखते समय ये -18 अब भूल जाओ, लिखते समय आपको वही लिखना है जो पहले था। पहले क्या था, -2 था। अब तो बाकी प्रोसेस बिल्कुल बच्चों सेम है। ये पहले दो का आपने ग्रुप किया, दूसरे दो का ग्रुप किया। पहले दो के ग्रुप में से 9 और 6 में से 3 कॉमन निकाल सकता है और x स्क्वायर और x में से x कॉमन निकाल सकता है। माने
जो HCF बन रहा है यहाँ पे 3x बन रहा है, तो 3x आप कॉमन निकाल सक रहे हो। 3x आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3x, क्योंकि 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर विल कम। और यहाँ क्या बचेगा 2, क्योंकि 3x इंटू -2 -6x बनेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो फिर 1 HCF हो गया, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं है तब कॉमन कौन होता है 1 होता है, तो 1 हमने कॉमन निकाल लिया। अब 3x - 2 ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो चलो 3x - 2 कॉमन निकाल लेते, तो यहां बचेगा 3x और यहां बचेगा +1। 3x - 2 आपने कॉमन निकाल लिया था, तो इस तरीके से यहां पर भी ये p ऑफ x क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। तो बच्चों ये 5 टाइप, मेनली 4 टाइप है, 4 ही प्रकार के इसमें न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। 4 प्रकार में 2 प्रकार मेन है, कौन से, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव रहेगा एक तो, या कांस्टेंट टर्म नेगेटिव रहेगा। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो 2 नंबर्स जो आपने चॉइस किया दोनों के साइन सेम रहेंगे। कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है तो जो 2 नंबर्स आपने चॉइस किया दोनों के साइंस डिफरेंट रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस बच्चों अभी प्रैक्टिस के लिए हम और डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। और जैसे मैंने पहले बोला कि इसके बगैर आप बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के। और बच्चों ये आपको जो फ्यूचर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ना है उसमें भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलो एक एग्जांपल एक और देखते हैं। सपोज आई टू हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर -22x -21, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े बड़े नंबर्स हैं, तो 8 को मैं पहले इस -21 को मल्टीप्लाइड करा दूंगा, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ओके, तो -168 आ रहा है। अब ऐसे 2 नंबर्स आपको ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट तो -168 है लेकिन सम क्या है 22। अब थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, तो ऐसे कुछ खास मुश्किल नहीं है बच्चों, इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे अच्छे से। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे, प्रैक्टिस करना जरूरी है, नए नए न्यूमेरिकल्स करके देखना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में बच्चों इसको इस तरीके से, जिस तरीके से अब मैं पढ़ा रहा हूं ना उस तरीके से करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन पढ़ाते समय बच्चों मुझे ऐसे ही इसे पढ़ाना पड़ेगा। तो 168 लिया मैंने, 168 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 84, 2 से डिवाइड किया तो 42, 2 से डिवाइड किया तो 21, ठीक है। अब इसे मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं 7, 7 से डिवाइड किया तो 1। अब इसके फैक्टर्स देखो, इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट देखो करके, और फिर -22 या 22 आंसर आना चाहिए, ऐसे 2 ग्रुप्स इसमें बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अगर मैं 24 और 7 लूं तो आंसर मेरा 22 नहीं आएगा, तो फिर क्या लेना चाहिए, तो यहां पे अगर मैं ये वाले ले लेता हूं, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। देखो बच्चों ये मेरा लॉजिक लग रहा है बराबर, ठीक है ना। आपको समझना पड़ेगा कि सर कैसे लॉजिक लगा रहे हैं, यही ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है बच्चों। तो एक नंबर ले लिया मैंने 28, और दूसरा क्या बचा 2 3 जा 6, 28 और 6 का आंसर 22 आ सकता है, ठीक है ना। 28 - 6 करोगे तो 22 आंसर आ सकता है। तो वो 2 नंबर फिर कौन से हो गए, एक हो गया, सॉरी बच्चों ये नहीं मिटाना चाहिए था मैंने, क्या था यहाँ पे -168, तो वो नंबर कौन से हो गए, एक हो गया 28 और एक हो गया 6। प्रोडक्ट वाला टर्म नेगेटिव है, माने ये दोनों अपोजिट साइन के रहेंगे, एक नेगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव। अब नेगेटिव कौन रहेगा और पॉजिटिव कौन रहेगा, उसको डिसाइड करने के लिए मिडल नंबर का या कोएफिशिएंट ऑफ x का साइन देखो, ये साइन क्या है माइनस, तो बड़ा माइनस छोटा प्लस हो गया। अब यहां लिखते समय मैं इसे कैसे लिखूंगा, 8x स्क्वायर -28x
6x और लिखते समय ये -21 ही लिखूंगा, इसे अब मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, अब यहां अगर -22x को देखोगे तो ये इस तरीके से स्प्लिट हो गया। देखो -28x प्लस 6x करके देखोगे तो आंसर डेफिनेटली विल कम -22x। अब तो बाकी चीजें आप जानती हो, पहले दो को ग्रुप कर लिया, इन दोनों को ग्रुप कर लिया। पहले दो के ग्रुप में से 8 और 28 में से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों? 4। ठीक है, तो 4 x² और x में से x, तो यहां क्या बचेगा? 2x बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। देखो 4x इंटू 2x 8x², 4x इंटू -7 -28x। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों? 3। 6 और 21 में से 3 कॉमन निकल सकता है, तो क्या बचेगा? 2x -7। अब देखो बच्चों, दोनों ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन मिले हमें, इन कॉमन ब्रैकेट्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ बचेगा 3। ब्रैकेट आपने कॉमन निकाल लिया तो 2x -7। तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल p ऑफ x जो हमें दिया था वो फैक्टराइज हो गया। बहुत ही बच्चों सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। सपोज p ऑफ x इज टेकन p of x is taken 3x² minus 13x plus 12। क्या लिया हूं बच्चों मैं? 3x² minus 13x plus 12। देखते हैं इसे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस 3 को 12 से मल्टीप्लाइड करो, प्लस 12 से, तो 36 विल कम। ओके, प्लस 36, इसे आपको अज्यूम करके रखना है। अब 36 आंसर आना चाहिए, तो और 13 आंसर आना चाहिए, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं बच्चों? 9 और 4, क्योंकि 9 और 4, 9 प्लस 4 13 आ जाएगा और 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो वो दो नंबर्स 9 और 4 है। ओके, अब कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। पॉजिटिव है माने वो दो नंबर्स जो आपने चॉइस किया उन दोनों नंबर्स के साइन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। अब कौन से रहेंगे? तो मिडल टर्म देखो, मिडल टर्म नेगेटिव है, तो चलो दोनों को क्या दे दो? माइनस साइन दे दो, तो हो गया। स्प्लिट कैसे करने का समझ गया। तो यहाँ 3x² एज इट इज, यहाँ लिखना पड़ेगा -9x, यहाँ लिखना पड़ेगा -4x प्लस 12। लिखते समय आप 12 ही लिखोगे, इसे भूल जाओगे। अब देखो बच्चों, -13x इस तरीके से स्प्लिट हो गया। कैसे? -9x -4x बराबर आ जाएगा -13x। बस यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इन दोनों का ग्रुप करो, 9 और 3 में से 3 कॉमन निकल रहा है, x² और x में से x, तो यहाँ क्या बचेगा? x -3। यहाँ -4 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आगे? x -3। यहाँ आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, -4 इंटू x -4x -4 इंटू -3 प्लस 12। अब x -3 जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3x -4 इंटू x -3। दिस वे दिस p ऑफ x इज फैक्टराइज। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं ताकि और आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज p ऑफ x इज टेकन, p ऑफ x इज टेकन 3x² -14x -5, 3x² -14x -5। चलो इसे करके देखते हैं। कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, x² का कोएफिशिएंट 3 है, x² का कोएफिशिएंट अदर देन 1 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, तो 3 इंटू -5 -15 हो जाएगा। ऐसे दो नंबर्स ढूंढना पड़ेगा जिनका प्रोडक्ट -15 है और एडिशन या सम -14 है, तो 15 1 जा 15, 15 और 1 का आंसर 14 हो सकता है। अब प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव है, तो एक नंबर आपने 15 लिया और एक नंबर 1 लिया, तो प्रोडक्ट अगर माइनस नेगेटिव है तो एक नंबर नेगेटिव रहेगा और एक नंबर पॉजिटिव रहेगा। कौन सा नंबर नेगेटिव और कौन सा नंबर पॉजिटिव रहेगा? मिडल नंबर का साइन देखो, वो नेगेटिव है तो बड़ा नेगेटिव रहेगा, छोटा पॉजिटिव रहेगा। समझ गया सब कुछ। अब 3x² बड़ा नंबर है -15, तो -15x, छोटा नंबर है +1 तो +1x, लिखते समय -5, इसे अब भूल जाओ।
यहाँ एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ बच्चों का एक कंफ्यूजन होता है कि सर पहले 1x लिखने का कि पहले -15x लिखने का। तो जो आपकी इच्छा हो, जैसे लिखना हो लिखो, इनका ऑर्डर आप बदल सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ अब फिर से दोनों के ग्रुप 15 और 3 में से 3 कॉमन निकलेगा, x² और x में से x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -5। मल्टीप्लाइड करके देखो, 3x इंटू एक्स 3x², 3x इंटू -5 -15x। यहाँ बच्चों कॉमन निकलने जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो +1, तो हियर इट विल कम x -5। अब x -5 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ का बचेगा 3x, यहाँ का बचेगा +1, x -5 was taken common। तो this way this polynomial, quadratic polynomial is factorized। ठीक है। अब बच्चों कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज I took here p of x is equals to p of x, अब हम लेते हैं 5x² minus 3x minus 2, 5x² minus 3x minus 2। देखते हैं अब इसे फैक्टराइज करके। सपोज मैंने यहाँ पे 5 इंटू -2 कर दिया, तो -10 विल कम। ठीक है। और आप जानते हो कि 5 और 2 का ही आंसर 3 आ सकता है। 5 और 2, 5 - 2 3 हो सकता है। तो वो दो नंबर्स, एक हो गया 5 और एक हो गया 2। अब प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव है, प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव है माने दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। तो एक का नेगेटिव रहेगा, एक का वही पॉजिटिव रहेगा। वही थ्योरी बच्चों यूज कर रहा हूं मैं, जो पहले 4 एग्जांपल्स में मैंने किया था। तो मिडल टर्म नेगेटिव है, बड़े को माइनस साइन, छोटे को प्लस साइन। चलो इसे अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 5x² minus 5x plus 2x, इस तरीके से इस -3x को मैंने स्प्लिट कर दिया। -2 एज इट इज लिखो। अब ग्रुप्स करते हैं। इन पहले दो का ग्रुप कर दिया, तो 5 कॉमन निकलेगा, x² और x में से x कॉमन निकलेगा, यहाँ बचा 1x, यहाँ बचा -1। इन दोनों में से +2 कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, तो x -1। अब इन दोनों में से x -1 कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, तो 5x + 2 इंटू x -1। तो दिस वे दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टराइज्ड। तो बच्चों वही जो बेसिक हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं को हम यहाँ पे फॉलो करा के पॉलिनोमियल्स को, डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमारे सामने आ रहे हैं, उनको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज p of x is taken, 48x² minus 13x minus 1। ठीक है। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म -1 दिख रही है, लेकिन x² का कोएफिशिएंट मुझे 48 दिख रहा है। इस 48 से अगर मैं -1 को मल्टीप्लाइड करूं, तो -48 विल कम आंसर। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट तो 48 या -48 आ रहा है और सम, तो 16 3 48 होता है बच्चों, और 16 और 3 का आंसर 13 ला सकते हो आप। तो वो नंबर्स है 16 एंड 3। प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव है, तो एक नंबर नेगेटिव रहेगा, एक नंबर पॉजिटिव रहेगा। मिडल टर्म नेगेटिव है, तो बड़ा नेगेटिव, छोटा पॉजिटिव। तो चलो मिल गया हमें फैक्टराइज करने का क्लू। तो 13x की जगह -16x plus 3x ऐसे लिखूंगा मैं। दिस -1 इज रिटन एज इट इज। अब पहले दो के ग्रुप में से कॉमन क्या निकल रहा है 16x, तो यहाँ बचेगा 3x -1। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो लिख लो +1, तो 3x -1। अब दोनों में से 3x -1 मुझे कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, तो 16x +1, यहाँ का 16x, यहाँ का +1, आपने कॉमन निकाल लिए हो 3x -1। तो इस तरीके से ये भी पॉलिनोमियल बच्चों फैक्टराइज हमारा हो चुका है। ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज पॉलिनोमियल इज टेकन 3x² plus 11x, 3x² plus 11x plus 10। चलो ऐसे कुछ लेके देखते हैं। 3x² plus 11x plus 10।
अब इस 3 से अगर मैं 10 को मल्टीप्लाइड करूं तो आंसर विल कम +30। प्रोडक्ट टर्म बच्चों यहाँ पॉजिटिव है, तो जो दो नंबर्स आप चॉइस करोगे उनके साइन सेम रहेंगे। दोनों के साइन नेगेटिव हो सकते हैं या दोनों के साइन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म का साइन प्लस है, तो वो जो दो नंबर्स आप चॉइस करोगे दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पे 6 और 5 दिख रहा है मुझे। 6 5 का 30 होता है और 6 और 5 का आंसर सम 11 होता है। तो फिर दोनों पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो फिर 3x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 10, ऐसे कुछ मैंने लिख लिया। अब पहले दो के ग्रुप में से आई कैन टेक आउट कॉमन 3x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2। दूसरे दो के ग्रुप में से 5 आई कैन टेक आउट कॉमन, तो क्या बचेगा अगेन x प्लस 2। अब x प्लस 2 जब हम कॉमन निकालेंगे तो आंसर शैल कम 3x प्लस 5 इंटू x प्लस 2। यहां बच्चों अब जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उनमें हमने रैशनल कोएफिशिएंट किए। रैशनल माने 3x² का कोएफिशिएंट रैशनल था, x का कोएफिशिएंट रैशनल था, कांस्टेंट टर्म रैशनल था। अब कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स लेते हैं, एक आधा न्यूमेरिकल ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें कोएफिशिएंट्स रैशनल ना हो। ठीक है, इसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत जाती है। तो सपोज मैं कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सपोज क्वेश्चन इज टेकन यहाँ पे 4√3x²। अगर मैंने कोएफिशिएंट ऑफ x ले लिया, फिर ले लिया सपोज मैंने यहाँ पे 5x। अब कांस्टेंट टर्म में बच्चों ले सकता हूं -2√3। देखते हैं ठीक है करेक्ट है या नहीं है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट देखो इरेशनल है, यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म इरेशनल है। तो ऐसे समय क्या करना चाहिए, तो अपना जो बेसिक है वो नहीं भूलना चाहिए। अभी तक जैसे हमने बाकी के क्वेश्चंस किए, बाकी के क्वेश्चंस में जो थ्योरी हमने फॉलो किया, जो रूल्स को हमने जो फॉलो करते आए हैं, उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो चलो पहले 4√3 से इस 2√3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो बच्चों 4√3 इंटू 2√3। अब 4 इंटू 2 8, √3 इंटू √3 3, 8 3 24। तो यहां ये जो प्रोडक्ट है ये क्या आ रहा है, एक नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, माने प्रोडक्ट आ रहा है हमारा -24। अब तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, ठीक है ना, रैशनल आ गया तो अब सिंपल ही है आपके लिए। अब यहाँ पे -24 हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 8 3 24 होता है, और देखो 5, 8 और 3 का आंसर 5 आ सकता है। अब वो दो नंबर्स हो गए, एक हो गया 8 और एक हो गया 3। अब यहां प्रोडक्ट टर्म नेगेटिव है, तो एक का साइन पॉजिटिव रहेगा, एक का साइन नेगेटिव रहेगा। अब किसका नेगेटिव किसका पॉजिटिव, तो मिडल टर्म पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर का साइन प्लस रहेगा और छोटे नंबर का साइन माइनस रहेगा। तो चलो लिख लेते हैं 4√3x² प्लस यहां लिखना पड़ेगा मुझे 8x माइनस 3x। इस तरीके से ये प्लस 5x टर्म क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, -2√3। अब कॉमन निकालना है हमें, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, 4 और 8 में से 4, x² और x में से x। तो क्या बचेगा √3x, ये √3 बचेगा, इसमें का एक x बच गया और यहाँ 2 बचेगा। अब यहां बच्चों एक चीज छोटी सी ध्यान में रखो, ये ब्रैकेट हमेशा उधर वाला जो ब्रैकेट आएगा उसके साथ सेम होता है। तो यहां मुझे 3 दिख रहा है, तो मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं, यहां 3 में देखो बच्चों 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा रफ में मैं समझा के देता हूं। 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3। अब यहाँ पे 3 की जगह क्या है समझो, √3 इंटू √3 है, ऐसे समझो। तो आपने सपोज -√3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 इंटू √3 था, √3 एक तो आपने कॉमन निकाल लिया, एक बच गया, ये x बच गया, यहां का √3 तो निकल गया, माइनस साइन निकल गया, तो +2 बचेगा।
रिवर्स मल्टीप्लाइड करके देखते हैं, -√3 इंटू √3 -3x, -√3 इंटू +2 -2√3, वापस से वही मिल रहा है हमें। तो बच्चों यहाँ पे अब √3x + 2, यहां पर भी √3x + 2 दिख रहा है, इस √3x + 2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो मेरे पास यहां बचेगा 4x, यहां बचेगा -√3, तो √3x + 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया था। इस तरीके से पॉलिनोमियल ये जो हमें दिया था ये फैक्टराइज हो चुका है। तो ध्यान रहे बच्चों, मैंने जितना पॉसिबल था, वैसे ये तो आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो, मैंने भी अभी पढ़ाया है। मैंने पढ़ाते समय आपको समझ में आया होगा कि आपको ये सब कुछ याद था या नहीं था। ओके, ये बच्चों बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स में आपको इसका यूज है। तो बिगिनिंग में जो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर से आपका स्टार्ट किया हूं, ये क्यों किया हूं, ये आप धीरे धीरे समझ में आपको आ ही जाएगा। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर बच्चों, वैसे तो जो सीक्वेंस चैप्टर का होता है, पहला रियल नंबर ही लेना चाहिए, दूसरा पॉलिनोमियल लेना चाहिए। जो सीक्वेंस होता है वो चैप्टर्स का प्रॉपर अगर लिया तभी बच्चा वो डेवलप हो पाता है मैथ्स में। हम ऐसा नहीं कि पहले कोई भी उठा के पहला चैप्टर ले ले तो उसमें वो बच्चा प्रॉपर प्रोग्रेस से नहीं हो, प्रॉपर उसका स्टेप वाइज प्रोग्रेस नहीं होता है। अगर बोल दिया जाए आपको कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपको नहीं डालते, डायरेक्ट फिफ्थ में डालते हैं, ठीक है, पहले फिफ्थ का पढ़ लेंगे, बाद में फर्स्ट में आ जाएंगे, फिर सेकंड में चले जाएंगे, फिर 9th में चले जाएंगे, फिर कभी 4th में आ जाएंगे, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है बच्चों। एक प्रॉपर सीक्वेंस होना जरूरी होता है। मैंने पहला चैप्टर पॉलिनोमियल क्यों चॉइस किया हूं, ये आप धीरे धीरे समझ ही जाएगा, आपको ये पिक्चर आपके सामने पूरी क्लियर हो जाएगी। तो ये तो हमने क्या पढ़ा आज, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हमें कल के लेक्चर में बच्चों पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी टाइप्स को पढ़ना है। और उनमें सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है, जीरो ऑब्टेन करने के लिए आपको पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ता है, और फैक्टराइजेशन आपको आना जरूरी है। तो ये इसीलिए मैंने ये बीच में ही ये टॉपिक घुसेड़ दिया हूं, ठीक है ना, हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने न्यूमेरिकल्स मैंने लिए इनके ऊपर तो प्रैक्टिस करो ही करो। आपके पास में जो भी बुक होगी, स्पेशली रेफरेंस होंगी तो बहुत अच्छी बात है, तो रेफरेंस बुक जो भी होगी उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर निकालो और उसमें से 25-40 क्वेश्चन का एक लिस्ट ही बना लो और उन सभी क्वेश्चंस को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करो, ताकि आपका ये अलजेब्रिकल स्किल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला बहुत स्ट्रांग हो, बहुत फास्ट आप स्प्लिट कर पाए, फास्ट और करेक्ट तरीके से आप स्प्लिट कर पाए। इसके ऊपर आपका अच्छा हैंड होना, अच्छा अलजेब्रिक हैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो चलो बच्चों, ये तो था आज के लिए। ओके, आप मेरी रिक्वेस्ट का मान रखते हुए इन सब चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ऐसे मैं आपसे होप करता हूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।